ए ने बी से कहा कि अगर तुम सी का मर्डर कर दोगे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपीज़ दूंगा। तो क्या यह अग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? इसी क्वेश्चन का आंसर जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, वी आर वेलकमिंग यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल रैंक अप लीगल। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है कंसिडरेशन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कंसिडरेशन एक इम्पॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करने के लिए। बिना कंसिडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। कंसिडरेशन इज ऑल्सो नोन एज क्विड प्रो क्यू विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न। इट मीन्स कंसिडरेशन क्विड प्रो क्यू के प्रिंसिपल पे वर्क करता है जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ये तो थी कॉमन नॉलेज की बात। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस बारे में क्या कहता है यह देखते हैं। द टर्म कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कहता है कि when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstain from doing something or does or abstain from doing something or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। यानी कि जब प्रॉमिसर की डिज़ायर पर प्रॉमिसी या फिर कोई थर्ड पर्सन किसी चीज़ को करने के लिए कहता है तो वह कंसिडरेशन मानी जाती है। यहाँ पर एक पार्टी को पे करना पड़ता है एंड दूसरी पार्टी को परफॉर्म करना पड़ता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए अग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹50,000। ए कोई पर्सन है जो अपनी कार 50,000 में बी को देने का प्रॉमिस करते हैं। तो यहाँ ए के लिए कंसिडरेशन है 50,000 की अमाउंट एंड बी के लिए कंसिडरेशन है कार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों पार्टीज को कुछ न कुछ मिल रहा है और जब दोनों पार्टीज को कुछ न कुछ मिलेगा तभी वह वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। और यहाँ पर ए परफॉर्म कर रहा है एंड बी पेमेंट कर रहा है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 2D। यानी कि एक वैलिड कंसिडरेशन की इसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं यह देखते हैं। पहला इसेंशियल एलिमेंट है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। अगर हम सेक्शन 2D की फर्स्ट लाइन को देखेंगे तो वो यही कहती है कि व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। कंसिडरेशन से प्रॉमिसर की डिज़ायर पर ही मूव हो सकती है। सपोज करिए आपके नेबर के घर में आग लग जाती है और आप वॉलंटरली उस आग को बुझाने में काफ़ी हेल्प करते हैं जिससे आपके नेबर को कम नुकसान होता है। अब आप जाकर अपने नेबर से पैसे मांगते हैं कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी इस वजह से मुझे पैसे दो। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? वेल द आंसर इज़ नो, यू कांट डू दिस बिकॉज यहाँ पर आपके नेबर ने आपसे हेल्प मांगी नहीं थी, आप खुद से गए थे उनको हेल्प करने के लिए। तो कंसिडरेशन हमेशा प्रॉमिसर की डिज़ायर पर ही मूव होती है। अगर यहाँ पर आपके नेबर ने पहले से आपसे एक प्रॉमिस कर रखा होता कि अगर फ्यूचर में कभी मेरे घर में आग लगेगी तो तुम मुझे हेल्प करना और मैं इसके लिए तुम्हें पे कर दूंगा, तब तो आप उनसे अमाउंट के लिए क्लेम कर सकते थे, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इट मे मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। सेक्शन 2D की लाइन में ही है व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। तो आप इसको देखते हुए चलिएगा। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी जो कि उसका बेटा है उसे ट्रांसफ़र करते टाइम एक अग्रीमेंट किया कि तुम सी को जो कि ए की मदर हैं उनको एन्युटी पे करोगे। बी कहता है ओके। तो अगर बी सी को एन्युटी देना बंद कर दे तो सी के पास यह राइट है कि वह बी के अगेंस्ट सूट फाइल करे और एन्युटी देने के लिए बी को बाउंड करवा सकती है, ऑल्दो सी इज़ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें यह होता है कि अगर थर्ड पार्टी को कोई भी बेनिफिट हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट से तो वह भी क्लेम कर सकती है। इसी वजह से बोला जाता है
कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द promisee और एनी अदर पर्सन इवन अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सबसे पहले हम पास्ट कंसिडरेशन जानते हैं कि क्या होती है। पास्ट कंसिडरेशन कब होगी? जब किसी प्रॉमिस को करने से पहले ही उसकी कंसिडरेशन ले ली जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एक छोटा बच्चा है और वाई एक्स की डिज़ायर पर उसे कुछ इसेंशियल कमोडिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और जब एक्स मेजॉरिटी अटेंड करता है तो वाई को कंपनसेट करने का प्रॉमिस करता है जो भी कुछ उसने उसको पास्ट में दिया इस वजह से। तो यहाँ पर कंसिडरेशन प्रॉमिस के पहले ही ले ली गई थी। जो इसेंशियल कमोडिटीज़ थी वो भी एक तरह की कंसिडरेशन मानी जाती है जिसको उसने पास्ट में लिया था। तो इस तरह की कंसिडरेशन को पास्ट कंसिडरेशन कहते हैं। नाउ प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होती है? जब कंसिडरेशन प्रॉमिस करते टाइम पर ही ली जा रही हो वह प्रेजेंट कंसिडरेशन मानी जाती है। लाइक आप किसी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ से अगर कोई भी सामान परचेज करते हैं तो आप उसका तुरंत पेमेंट करते हैं, इसी को ही प्रेजेंट कंसिडरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर कंसिडरेशन। जब किसी प्रेजेंट प्रॉमिस की कंसिडरेशन फ्यूचर में दी जा रही हो तो उसे फ्यूचर कंसिडरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपनी कार 20,000 में बी को देने का प्रॉमिस किया, पर उस कार की डिलीवरी 1 मंथ बाद करने के लिए बोलते हैं। तो बी कहता है ओके ठीक है, जब कार की डिलीवरी होगी उसी टाइम पर मैं पेमेंट भी दे दूंगा। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो फ्यूचर में हो रहे हैं, तो इसे फ्यूचर कंसिडरेशन कहते हैं, जबकि इसका प्रॉमिस जो है वो पहले हो चुका है। नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है इट मे बी एन एक्ट, एब्सटिनेंस, फॉरबियरेंस और अ रिटर्न प्रॉमिस। कंसिडरेशन एक्ट भी हो सकती है, किसी चीज़ पर रोक भी हो सकती है, कोई फॉरबियरेंस हो सकता है एंड कोई रिटर्न प्रॉमिस भी हो सकता है। द फॉलोइंग आर द गुड कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिया है जो कि एक गुड कंसिडरेशन है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। द फर्स्ट वन इज फॉरबियरेंस टू सू। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई प्लेंटिफ है, उसके पास यह राइट है कि वह डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्शन ला सके, पर किसी प्रॉमिस के थ्रू डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ के बीच यह प्रॉमिस हो जाता है कि ठीक है हम एक्शन नहीं लाएंगे, तो इसी को फॉरबियरेंस टू सू कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्रोमाइज ऑफ अ डिस्प्यूटेड क्लेम। कंप्रोमाइज ऑफ अ डिस्प्यूटेड क्लेम इज अ गुड कंसिडरेशन फॉर द फ्रेश एग्रीमेंट ऑफ कंप्रोमाइज। थर्ड है कंपोजिशन विद क्रेडिटर्स। ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जो सिर्फ क्रेडिटर्स एंड डेटर के बीच में ही नहीं बल्कि क्रेडिटर्स एंड क्रेडिटर्स के बीच में होता है। इसको कंसिडरेशन से सपोर्ट करना पड़ता है एंड ईच क्रेडिटर्स must have to accept a share of the partial payment which is due is consideration for the creditors and debtors. Next essential element है it need not to be adequate, यानी कि consideration का पर्याप्त होना ज़रूरी नहीं है। For example, A के पास एक हॉर्स है जिसकी कीमत 1000 रुपीज़ है, पर वह B को 100 रुपीज़ में ही दे रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन की वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो अपनी वॉलेंटरली यानी कि अपनी इच्छा से ही 1000 की चीज़ को 100 रुपीज़ में दे रहा है। नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है इट मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी। इट मीन्स कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू। सेक्शन 2D में समथिंग वर्ड का यूज़ हुआ है, तो उससे यह पता चलता है कि एडिक्वेट होना कंसिडरेशन का ज़रूरी नहीं है, पर लॉ की नज़र में उस कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तभी वह एक वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है इट मस्ट नॉट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज ऑलरेडी लीगली बाउंड टू डू सो। इट मीन्स कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने का प्रॉमिस करता है तो वह कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई पैसे लेता है, तो फिर वह एक कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट केस है जिसका नाम है रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू। इस केस में वकील को एडिशनल सम ऑफ मनी देने का प्रॉमिस किया गया था केस को जिताने के लिए। कोर्ट ने इसमें कंसिडरेशन को लेकर प्रॉमिस को वॉइड डिक्लेयर किया और कहा कि वकील की पहले से ही कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी थी
कि वह अपनी सर्विसेज का बेस्ट दे। तो इस तरह के प्रॉमिस में ली गई कंसीडरेशन वैलिड कंसीडरेशन नहीं मानी जाती है और वह जो प्रॉमिस होता है वो भी वॉइड होता है। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल। यहाँ पर उसी एग्जाम्पल को लेते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। ए ने बी को बोला कि अगर तुम सी का मर्डर कर देते हो तो मैं तुम्हें 50,000 रुपीज दूंगा। तो क्या यह जो 50,000 की अमाउंट है वह एक वैलिड कंसीडरेशन है? नहीं ना, क्योंकि यह कंसीडरेशन मर्डर के लिए ली जा रही है जो कि एक अनलॉफुल एक्ट है एंड अनलॉफुल एक्ट के लिए ली गई कंसीडरेशन भी अनलॉफुल ही होती है। तो कंसीडरेशन अनलॉफुल एक्ट के लिए नहीं ली जा सकती और किसी ऐसे एक्ट के लिए भी नहीं ली जा सकती जो इमोरल हो या फिर जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो, यानी कि जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। तो कंसीडरेशन का लॉफुल होना बहुत ज़रूरी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल रैंक अप लीगल। बाय बाय, टेक केयर।